नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम यही प्रयास करते हैं हमेशा कि निरंतर आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिसके माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपको एक नया सूरज, एक नया रास्ता दिखाई दे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर पूरा देश लगा हुआ है कि किस तरीके से इस भाषा को अपनी सामान्य भाषा, अपनी बोलचाल की भाषा में समृद्ध करें, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास किए जा रहे हैं और इसी मुहिम में हम भी जुड़े हुए हैं। तभी आपके लिए निरंतर संस्कृत से संबंधित कुछ लेक्चर्स हम आयोजित करते हैं। अपने पिछले कुछ सेशन से हम आपके लिए संस्कृत पत्रकारिता पर एक श्रृंखला चला रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक हमने बहुत से लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए हैं। हमने अभी तक 6 लेक्चर संस्कृत पत्रकारिता पर आपके लिए आयोजित किए हैं। कह लें कि 5 किए हैं और आज ये छठा लेक्चर है जिसके माध्यम से हम संस्कृत पत्रकारिता के बारे में और जानने और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर के माध्यम से हम विभिन्न वार्षिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया, आपके द्वारा भेजे गए सुझाव, आपके द्वारा भेजी गई वो तमाम बातें जो हम तक पहुंची हैं उनको आज सम्मिलित करेंगे और आज के इस लेक्चर को भी आप सभी के लिए लाभान्वित बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर से इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का स्वागत करती हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि ये संस्कृत समाचार प्रसारक रहे हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन से इनका गहरा संबंध रहा है। साथ ही साथ बताना चाहूँगी, क्योंकि हम संस्कृत पत्रकारिता पर बात कर रहे हैं, तो इन्होंने संस्कृत पत्रकारिता पर एक किताब भी लिखी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस किताब के बारे में। तो मैं चाहूँगी मैं सबसे पहले डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का स्वागत करूं और उन्हीं के माध्यम से इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊं। तो डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में। धन्यवाद गीतिका, और आप सब मित्रों को बहुत बहुत शुभ प्रातः नमस्कार के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। हमने संस्कृत पत्रकारिता व्याख्यान नंबर 5 में पाक्षिक संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रिकाओं की बात की थी। पाक्षिक क्या है संस्कृत पत्रिका, और उसमें हमने 1998 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो पाक्षिक संस्कृत पत्रिकाएं हैं, श्री वसंत अनंत गाडगिल महोदयस्य सम्पादकत्वे पाक्षिकं शारदा इति संस्कृत पत्रम् आरब्धमासीत्। अस्यां पत्रिकायां बाललेखा प्रकाश्यन्ते। पत्रिकाया भाषा सरला, सरसा, उपदेशात्मिका चास्ति। यथात्र द्रष्टव्यं प्रसारय संस्कृतध्वजं, प्रताडय संस्कृतदुन्दुभिं, प्रपूरय संस्कृतशङ्खं, पठ संस्कृतम, वद संस्कृतम, लिख संस्कृतम। इस तरह से इसका उद्देश्य पत्रिका का केवल सरल संस्कृत और लोग जिसको अपना सके, और अस्याम पत्रिकायाम आकाशवाणी वार्ता, नाटक, चित्रोत्सवानां विवरणानि, जीवनचरितानि, संस्कृत विश्ववार्ताः, समीक्षाश्च प्रकाश्यन्ते। साम्प्रतमपि 57 साल पूरे हो गए इस पत्रिका को, और बेंगलुरु नगरे 10th विश्व संस्कृत सम्मेलनावसरे शारदा संपादकः गाडगिलवर्यः विश्वसम्मेलनस्य विस्तृताः वार्ताः प्रकाश्य तत्रैव वितरितवान्। एवं ही गाडगिलवर्यः अनेकेषां विश्वसम्मेलनानां तत्तस्थानेषु एव विस्तृताः वार्ताः प्रकाश्य तत्रैव वितरितवान्। पाक्षिक पत्रिकासु शारदा सर्वप्रिया महत्वपूर्णा चास्ति। अब ये चित्र जो आप देख रहे हैं, बीच में जो ब्लू कलर में नीला जो शॉल पहनी है गाडगिल साहब हैं, उनको 2012 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको पुणे में सम्मानित किया। नीचे लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी adorned Gadgil's unfathomable zeal for the language and considered it noteworthy. Praising Gadgil ji, Shri Modi said, Gadgil ji not only dreams in Sanskrit but also dreams only for Sanskrit. He further added, Gadgil ji's enthusiasm and excitement at an elderly age is an inspiration to everyone. Besides, his devotion towards Sanskrit is remarkable. Shri Modi affirmed the Gadgilji is among the few people who can draw the interest and attention of Sanskrit lovers. इस तरह से उनको सम्मानित किया गया, और इसकी सूचना हमको फिर से मैं धन्यवाद दूंगा श्री
नंद किशोर जी को, जिनका ईमेल भी हमको मिला। उन्होंने कहा कि आपने हमारा नाम इसके पिछले व्याख्यान में लिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक लाइब्रेरियन हूं और ये सब कार्य करता हूं। उनका संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके वेबसाइट है, ईमेल आपके सामने है, sanskrit@cheerful.com। फाउंडर मेंबर श्री नंद किशोर जी है। अस्मत् पक्षतः श्री नंद किशोर महोदयाय हार्दिक साधुवादा। उन्होंने ये सूचना हमको भेजी। और अभी 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में 5वीं राष्ट्रीय संस्कृत पत्रकार संगोष्ठी संपन्न हुई और ये भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ और BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से ये संयोजित हुई। कुछ वैयक्तिक लोगों ने और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने आंशिक इसके लिए वित्तीय सहयोग भी किया। इस संगोष्ठी में विदेश से कई सारे भारतीय लोग जो IIT के एक्सपर्ट थे और संस्कृत लवर्स थे वो आए, और भारत के जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशक थे वे सम्मिलित हुए। और इसमें भी श्री गाडगिल जी को सम्मानित किया गया। चित्र आपके सामने है। उस समय हमारे भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के अध्यक्ष और गाडगिल जी और स्वामी जी पूज्य दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रशस्ति पत्र 11,000 रुपया जो कि तिवारी जी उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिवर्ष एक संस्कृत पत्रकार को पुरस्कृत करने के लिए मेरे माता पिता के नाम पर जो सामाजिक कल्याण न्यास है उसकी ओर से ये राशि प्रतिवर्ष दूंगा। तो प्रतिवर्ष एक संस्कृत पत्रकार को पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने घोषणा की है, उसी में से उनको पुरस्कार दिया गया। और नंद किशोर जी ने ये हमको लिस्ट भेजी है कि बहुत वर्ष पहले कोई श्रद्धरा नाम की पत्रिका में एक लेख छपा था। उसमें तत्कालीन जितनी भी पत्र पत्रिकाएं, जिसमें आपने देखा दैनिकी, साप्ताहिकी, पाक्षिकी, द्वैमासिकी, त्रैमासिकी, आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। ये सब लिस्ट तब श्रद्धरा नाम की मैगजीन में थी और इसमें षाण्मासिकी, वार्षिकी, जो सब पत्रिकाएं हैं पूरे देश की संस्कृत पत्र पत्रिका, उनकी लिस्ट हमको ईमेल से भेजी है उन्होंने। और उनकी 2 और वेबसाइट है जिसका उन्होंने हमको संदर्भ दिया है कि इस जो और संस्कृत के शोधार्थी, संस्कृत पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये 2 वेबसाइट है। उनके अध्ययन के लिए और उस पत्रकारिता में मदद के लिए, इतिहास के लिए ये 2 वेबसाइट है। sanskritdocuments.org, न्यूज लिस्ट ऑफ संस्कृत जर्नल्स, गांडीवम 1981, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी PDF। इस तरह से एक PDF HTTPF के नाम से है। और दूसरी है sanskritdocuments.org /DOC डॉक्यूमेंट ट्रायल और फॉर ट्रांसफर। मुझे उन्होंने ट्रांसफर करके भेजा है, वो उन्होंने दिया है। आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। और उन्होंने एक और मुझे जो डिटेल्स दिया है कि स्टेट वाइज, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, सब राज्यों में कहां कहां संस्कृत का कौन कौन सी मैगजीन छप रही है अभी थी, और वहां संस्कृत की कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, वो सारा डिटेल उन्होंने संस्कृत पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स और इस तरह से हमको भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी आपके लिए। और आते हैं अब मासिक क्या संस्कृत पत्रिका, जो ये तो पाक्षिक पत्रिकाओं की बात हो गई जो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शुरू हुई और चल रही है। मासिक संस्कृत पत्रिकाओं की बात करते हुए हमने अपने पिछले व्याख्यान में कहा था कि शिमला से एक दिव्य ज्योति पत्रिका प्रकाशित होती है और इसमें इसके आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा इसके संस्थापक संपादक थे। उनके बाद आचार्य केशव शर्मा थे जो इसका संपादन करते थे। अत्र प्रकाशिता लेखा वार्ता श्लोकाश्च सर्वथा पठनीया, बहुत अद्भुत लेख और निबंध और कविताएं और काव्य इसमें प्रतिमास प्रकाशित होते थे। 15 दिनांके प्रकाश्यमानाया अस्या केचन विशेषांका अपि प्रकाशिता, हर महीने की 15 तारीख को प्रकाशित होने वाली दिव्य ज्योति के कुछ अंक बहुत ही संग्रहणीय, विशेषांक पठनीय हैं। लेकिन कालक्रम से यूं कहिए ये पत्रिका बंद हो गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि यह पत्रिका पुनः आरंभ हो रही है। मैंने पिछले अपने व्याख्यान में ये सारा डिटेल दिया था एक पत्रिका का, जो कि हमें नंद किशोर जी ने भेजा था, इस तरह से कि किस तरह से 2 अक्टूबर 1966 को स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी उसका सभापतित्व, उसको चेयर कर रहे थे उसको, और उसमें प्रोग्राम जो दिया हुआ उसमें उस समय के तत्कालीन संस्कृत के विद्वानों के नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद जो राजस्थान के राज्यपाल थे, अध्यक्ष आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री जी जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं,
विद्वान रहे हैं। डॉक्टर देवराज चांदना दिल्ली विश्वविद्यालय के थे। दर्शन परिषद के अध्यक्ष महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र जो कि प्रयाग से थे। इस तरह से बहुत सारे विद्वानों के नाम हैं। आप अपने YouTube पर जब इसको देखें, आराम से इसको स्थिर करके ये डिटेल्स ले सकते हैं। मैं केवल समय बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। विभिन्न लेख है और इसका सारा डिटेल आपके सामने है। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं कि उस समय एक संस्कृत के विद्वान थे, वो दिवंगत हो गए। तो जो समवेदना सूचना और वार्ता समाचार दिया जाता है, शोकाश्रु बिंदवः करके नीचे दिया हुआ आप देख रहे हैं। संस्कृत परिषद अलीगढ़ समायोजितम इदम अधिवेशनम विश्व विश्रुत प्रकांड पंडित श्री गिरिधर शर्मणस चतुर्वेदस्य निधने नैजम हार्दिकम शोकम प्रकटीकरोति। आप सब जानते होंगे कि श्री गिरिधर शर्मा जी बहुत बड़े संस्कृत के अच्छे विद्वान, बनारस के और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप रहे, खूब काम किया है भारतीय दर्शन संस्कृत वांग्मय के लिए। उन दिनों वो दिवंगत हो गए। उसके लिए तत्कालीन जो संस्कृत परिषद थी और जिन्होंने अलीगढ़ में ये अधिवेशन आयोजित किया था, उन्होंने उनके दिवंगत होने पर एक शोक संवेदना का जो है संदेश इसमें छापा है। और उन्हीं दिनों ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही गुवाहाटी में उसका 47वां अधिवेशन पूरा हुआ है। तो अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद त्रयोविंशतितमम अधिवेशनम, 33वां अधिवेशन जो होने वाला था अलीगढ़ में, अक्टूबर मासस्य सप्तविंशति दिनांके आरंभ था और 28-29 3 दिन का यह सम्मेलन था। आयोजितम अस्ति तदर्थम सदस्यताम संपादनीया शीघ्रमेव, उसके लिए सदस्य बनिए, सदस्यता स्वीकार कीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत महोदय अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठस्य संस्कृत विभाग प्रमुख, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के जो संस्कृत एचओडी थे डॉक्टर सूर्यकांत, उनके साथ स्थानिक कार्यवाह, वो लोकल सेक्रेटरी थे इस ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के। तत्सकाशात सर्वम आवश्यकम वृत्तम प्राप्तव्यम, उनसे ऑल नेसेसरी डिटेल्स इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्राप्त किया जा सकता है, ये इसमें उन्होंने सूचना दी है। और आगे इस पेज पर संस्कृत परिषद के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसका इसमें डिटेल है। और अब मैं आता हूं इस पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर, जिसमें लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, संपादक ने दिया है, दिव्य ज्योतिषो नववर्षांक। उस वर्ष की जो दिव्य ज्योति थी का अंक, नया वर्ष का अंक था, अक्टूबर मासे दिव्य ज्योतिष एकादशो वर्ष प्रारप्स्यते। 1966 की बात है। 11 साल पूरे होंगे अक्टूबर में दिव्य ज्योति पत्रिका के। अतः नववर्षांक श्री लाल बहादुर शास्त्री विशेषांक रूपेण प्रकाशिष्यते। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको लेकर नया विशेषांक प्रकाशित करने की घोषणा इसमें की गई है। कृपालु पाठकैहि अविलंबम सहायता प्रेषणीय, जो रीडर्स है संस्कृत के, उदार संस्कृत पाठक है, उनको अविलंब मदद भेजें। ये न विशेषांक प्राप्त हो सौकर्यम भवेत, विशेषांक उनको मिल सके, सुविधा हो उसमें, ऐसा करके संपादक ने अपना नाम दिया। गच्छता कालेन एषा पत्रिका प्रकाशनाद अवरुद्धा। समय के साथ जो संस्कृत पत्रकारिता की जो परेशानियां हैं, जो सब लोग जानते हैं, ये पत्रिका बंद हो गई। लेकिन हमारा पिछला व्याख्यान सुनकर हमको सूचना मिली है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये संस्कृत विश्वम है जो वेबसाइट है, और इनको चलाते हैं श्री बृहस्पति मिश्र। आप देख रहे हैं, उनका चित्र भी है, उनका ईमेल भी है, और उनका जो वेबसाइट का सारा, वो उन्होंने क्या किया है कि दूरदर्शन से जो संस्कृत समाचार प्रसारित दैनंदिन होते हैं उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करना शुरू किया यूट्यूब पर। अभी रिसेंटली दूरदर्शन ने साप्ताहिक प्रोग्राम शुरू किया और इस तरह से, लेकिन और यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया अपने समाचारों को। लेकिन इन्होंने संस्कृत विश्वम अपनी वेबसाइट के नाम से, संस्कृत न्यूज नाम से, इन समाचारों को रिकॉर्ड करके, और ये नैना देवी जो हिमाचल में है, सुदूरस्थ दुर्गम स्थल पर है, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं इनके पास। वित्तीय सहायता का अभाव तो है ही है, लेकिन रिसोर्सेज है, जैसे नेट, इंटरनेट की सुविधा और दूसरी तरह की जो है सुविधाएं वहां नैना देवी में प्राप्त न होने पर भी लगातार प्रयास करके एक समर्पित संस्कृत सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने हमें एक सूचना भेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दिव्य ज्योति जो शिमला झाकू से प्रकाशित होती थी, वो बंद हो गए।
लेकिन वहां के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने मीटिंग बुलाई स्पेशल। उस मीटिंग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजा। मैं पहले वो आपको दिखा दूं, फिर मैं बात करूं। ये देखिए पहला पेज है इस मीटिंग में, जो बहुत स्पष्ट नहीं है, मुझे पता है क्योंकि स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है। पहला पेज जिसमें मेंबर जो मीटिंग में सम्मिलित हुए थे, दूसरा जो मीटिंग की प्रोसीडिंग है वो है, तीसरा पेज डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें स्पष्टता ज्यादा है, और चौथा पेज यह है जिसमें नीचे हस्ताक्षर है। जो मुझे आपसे जो कहना है वो ये कि इस मीटिंग में निर्णय हुआ कि दिव्य ज्योति को उत्तरांचल सरकार की जो संस्कृत एकेडमी है वो पुनः प्रकाशित करे, और इसको जैसे गांडीवम बनारस में श्री राम बालक द्विवेदी जी ने शुरू किया था, गांडीवम साप्ताहिक, और बंद हो गया था, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने उसको दोबारा शुरू किया, उसी प्रकार से हिमाचल संस्कृत अकादमी दोबारा शुरू करे दिव्य ज्योति को, और उसका प्रकाशन पुनः आरंभ हो। ये हम सब संस्कृतज्ञों और संस्कृत पत्रकारिता के अनुरागियों के लिए शुभ समाचार है, और धन्यवाद श्री बृहस्पति मिश्र जी कि आपने हमको इस बारे में सूचना भेजी। और इसके साथ ही इस मीटिंग में एक और भी समाचार उन्होंने दिया है कि एक संस्कृत महाविद्यालय प्रतिष्ठापित करने के लिए भी हिमाचल सरकार ने निर्णय लिया है। इस तरह से मैं इस बात का गौरव लेना चाहता हूं, और मुझे खुशी हो रही है इस बात का गौरव लेते हुए कि हमारे इस सीईसी यूजीसी के व्याख्यानों के द्वारा जो दूरस्थ लोग हैं इसको देखते हैं यूट्यूब पर और अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं, और संस्कृत का ये संस्कृत पत्रकारिता का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आइए अब अपना व्याख्यान का जो क्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1956 में बेलगांव से पंडित वरखेड़ी नरसिंहाचार्य और उसके बाद में पंडित शिरोमणि गलगली रामाचार्य के संपादन में विद्या नाम की पत्रिका शुरू हुई। हम मासिक पत्रिकाओं की अब बात कर रहे हैं, और संस्कृत मासिक पत्रिकाया प्रकाशनम आरब्धम वर्षत्रयम यावत, 3 साल तक ये विद्या नाम की पत्रिका बेलगांव से प्रकाशित होती रही। प्रकाशितायाम अस्याम प्रामुख्येन धार्मिकाः दार्शनिकाश्च निबंधाः प्रकाशिता। इस 3 वर्ष तक चली विद्या नाम की पत्रिका, इसमें प्रमुख रूप से धार्मिक दार्शनिक निबंध प्रकाशित होते रहे। इसके बाद 1958 में श्री रामरंजन नाम के संस्कृत के विद्वान थे, उनके पब्लिकेशन में प्रकाशकत्व में प्रणव पारिजातम इति मासिक की संस्कृत पत्रकारिता संस्कृत पत्रिका कोलकाता आरब्धा, कलकत्ता से संस्कृत पत्रिका शुरू हुई जिसका नाम था प्रणव पारिजात 1958 में। अस्याम पत्रिकायाम श्रीमद् भगवद गीतायाः गद्य पद्यात्मकानां काव्यानाम अनुवादात्मक लेखानां च प्रकाशनम जायते स्म, अस्याम अभिनव साहित्यमपि प्रकाश्यते स्म। इस 1958 में कलकत्ता से प्रकाशित की गई प्रणव पारिजात मासिक पत्रिका में गद्य पद्य श्रीमद् भगवद गीता को लेकर आलेख लेख काव्य अनुवादात्मक लेख का प्रकाशन होता था, और साथ साथ नूतन जो साहित्य जिसका सर्जन करते थे कवि लेखक उसका भी प्रकाशन होता रहा है। 1956 में ही संस्कृत साकेतः इत्यस्य वर्षांकः दिसंबर मासे प्रकाशितः, संस्कृत साकेत नाम की मासिक पत्रिका का वर्षांक जो है दिसंबर में प्रकाशित हुआ, और उसमें दिव्यवाणी इति पत्रिकायाः वृत्तम अधिगम्यते, और उस दिसंबर के वर्षांक में दिव्यवाणी पत्रिका के बारे में लेख छपा हुआ है, समाचार प्रकाशित किया गया है। 1959 संस्कृत भाषायां वक्तुं शक्यते ऊनषष्ट्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे वाराणसीतः अमरवाणी इति संस्कृत मासिक पत्रिका प्रकाशिता। वाराणसी से अमरवाणी नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई। अमुना नामना अमरवाणी इति नामना एव अपरा एका पत्रिका भी कुतश्चित प्रकाशिता इति सूचना अधिगता अस्ति। उसी समय जिसको हम कहते हैं युगपदेव, अमरवाणी नाम की एक और पत्रिका भारत के किसी और स्थल से प्रकाशित की जाती रही, ऐसी सूचना हमको मिली है। 1960 षष्ट्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे उडुपीतः श्री के वेंकटेशस्य संपादकत्वे गीता इत्याख्या पत्रिका आरब्धा। 1960 में उडुपी से श्री के वेंकटेश के संपादन में गीता नाम की
एक पत्रिका शुरू की गई। अस्याह संस्कृत मासिक पत्रिकायाः प्रकाशनम कन्नड़ लिप्यां भवति स्म। एक और सुनने वाली बात, क्योंकि संस्कृत को विभिन्न, जैसे रोमन में लिखते हैं या अरेबिक में लिखते हैं, इसी तरह किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं, देवनागरी में, शारदा में, ब्राह्मी में। इन्होंने कन्नड़ में संस्कृत पत्रिका शुरू की, श्री के वेंकटेश जी ने, गीता नाम की पत्रिका। और 1960 में ही वडोदरा स्थितायाः विद्वत् सभायाः मुखपत्र रूपेण सरस्वती सौरभम इति संस्कृत मासिक पत्रिका श्री जयनारायण रामकृष्ण पाठकस्य मुख्य संपादकत्वे आरब्धा। श्री जयनारायण रामकृष्ण पाठक इनके संपादकत्व में, मुख्य संपादकत्व में सरस्वती सौरभम, ये 1960 स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की मासिक पत्रिकाओं का विवरण हम दे रहे हैं, ये शुरू की गई। अस्याम पत्रिकायाम विद्वत् सभायाः विवरणानि नाना रचनाश्च प्रकाशन्ते स्म। इस पत्रिका में, सरस्वती सौरभम में, विद्वानों के विवरण, उनकी रचनाएं और लेख प्रकाशित किए जाते रहे। अब आइए 1960 में ही गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से गुरुकुल पत्रिका, पत्रिका का नाम गुरुकुल पत्रिका है, संस्कृत मासिक पत्रिका आरब्धा, जो कि या ही 48 उत्तर 19 वर्षतो हिंदी भाषायां प्रकाश्यते स्म। एक गुरुकुल पत्रिका 1948 से हिंदी में प्रकाशित होती रही, उसको 1960 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार ने संस्कृत में परिवर्तित कर दिया। सांप्रतम अभी भी अस्याह संपादकोस्ति प्रोफेसर महावीर प्रसाद अग्रवाल, संस्कृत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, वो इसके संपादक है और ये अभी भी प्रकाशित हो रही है। अस्याम श्री सत्यव्रत विद्यामार्तंडस्य व्यवस्थापकत्वे धर्मदेवी विद्यामार्तंडस्य च संपादकत्वे दार्शनिका, ऐतिहासिका, वैज्ञानिका, सामाजिकाश्च निबंधाः प्रकाश्यन्ते स्म। विद्यामार्तंड श्री सत्यव्रत जी ने इसको, जिसको प्रबंध संपादक हम कह सकते हैं, और धर्मदेवी विद्यामार्तंड ने इसका संपादन करते हुए दार्शनिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक निबंध प्रकाशित किए। ये ही गंभीराः रोचकाश्चैति पाठकाः स्वीकुर्वन्ति। ये लेख बहुत गंभीर और रोचक है, ऐसे पाठकों की प्रतिक्रिया के रूप में हमको पता चलता है। 1960 में ही नेपाल से काठमांडू तक जयतु संस्कृतमिति मासिक पत्रिका, एक और मासिक पत्रिका है जो 1960 में शुरू हुई नेपाल की राजधानी काठमांडू से, और संस्कृत प्रचारार्थम प्रकाशिता एषा पत्रिका। अस्याम कविता, निबंधा, कथा, अनुवाद साहित्यम, नेपालीय विदुषाम परिचय विवरणानि च प्रकाशन्ते। कथा, कविता, अनुवाद, ये तो साहित्य प्रकाशित होता ही था जयतु संस्कृतम में, साथ में जो नेपाल के विद्वान थे संस्कृत के, उनका परिचय विवरण भी इसमें प्रकाशित किया जाता रहा। 1960 में ही दिल्ली राज्य की एक संस्कृत विश्व परिषद है, उसने साहित्य वाटिका नाम की मासिक पत्रिका आरंभ की, जिसके संपादक थे यशोदानंद भारद्वाज, और समस्या पूर्त्यादयोत्र प्रामुख्येण प्रकाशिता। इस साहित्य वाटिका में समस्या पूर्त्यादि प्रमुख रूप से प्रकाशित होती रही। अब आइए विस्तार से चलते हैं। 1960 में बिहार राज्य के मुंगेर स्थल से देववाणी पत्रिका प्रकाशित हुई। 1962 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर से गैरवाणी संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई। पूर्व में एषा पत्रिका त्रैमासिक आसीत। गैरवाणी पहले क्वार्टरली मैगजीन थी, वर्ष में 4 बार प्रकाशित होती थी, त्रैमासिक पत्रिका थी, लेकिन इसको 1962 में संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा करके जो संस्था थी आंध्र प्रदेश की, चित्तूर की, उसने इसको मासिक कर दिया। और अनंतरम एषा डॉक्टर क वे रामकृष्णाचार्य से संपादकत्वे मासिक विहिता। मासिक पत्रिका के संपादक डॉक्टर क वे रामकृष्णाचार्य रहे। अस्याम सरलया सरसया च भाषया सभा विवरणानि वार्ता लेखा सुभाषितानि च प्रकाश्यन्ते। ये पत्रिका, इसमें सरल और सरस भाषा के साथ जो विभिन्न सभाएं होती है उसका विवरण, कहानियां, लेख, सुभाषित प्रकाशित होते हैं। अस्याम तेलुगु भाषायाम अपि वार्ताः सूचना लेखाश्च प्रकाशिता। इस पत्रिका में, गैरवाणी में, तेलुगु में भी, क्योंकि चित्तूर से ये प्रकाशित होती है,
तेलुगु भाषा में भी सूचना और लेख प्रकाशित किए जाते हैं। 1970 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उदयपुर से मधुमती नाम की मासिक पत्रिका शुरू की और इसमें क्रिएटिव राइटअप लेख उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया और प्रकाशित किया गया। और श्री गणेश राम शर्मणः संपादकत्वे अस्या पत्रिकायाः 1 एव अंकः। और जब गणेश राम शर्मा इसके संपादक थे तो 1 अंक इसका प्रकाशित हुआ। स्वतंत्र भारते अनेकाः मासिक्यः पत्रिकाः प्रकाशिताः तासु काश्चन अस्तंगता काश्चन नूतनः। ये संस्कृत पत्रकारिता की पुस्तक लिखते हुए लेखक यानी कि मेरी ये टिप्पणी कि स्वतंत्र भारत में अनेक मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उसमें कुछ तो बंद हो गई है और कुछ नई फिर पुनः आरंभ हुई है। सांप्रतम प्रायेण 20 संस्कृत मासिक पत्रिका प्रकाशन्ते। आज 2015 में संस्कृत की करीब 20 मासिक पत्रिकाएं चल रही है। कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये 10 और 11 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन कर रहे थे, संस्कृत पत्रकार संगोष्ठी का, उस अवसर पर एक नई सूची का निर्माण हम लोगों ने किया और उसमें 99 पत्र पत्रिकाएं अभी चल रही है पूरे भारत में, जिसमें दैनिक है, द्विमासिक है, मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है, वार्षिक है। ये सब पूरा लिस्ट है। कभी अवसर मिलेगा तो उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो द्विमासिक बाई मंथली, त्रैमासिक क्वार्टरली और चातुर्मासिक जो 4 महीने में प्रकाशित होने वाली, षाण्मासिक हाफ ईयरली और वार्षिक यानी एनुअल जो पत्रिका थी, और द्वैवार्षिक 2 साल में एक बार प्रकाशित होने वाली जो संस्कृत पत्र पत्रिका है, बहुत कम है। मैं आपको बहुत संक्षेप में उसका विवरण दे दूं क्योंकि इतिहास का ये डॉक्यूमेंटेशन है, आपके ध्यान में रहे और संस्कृत पत्रकारिता के छात्रों के लिए ये उपयोगी हो, क्योंकि उनको परीक्षाएं देनी होगी तो इसमें प्रश्न के रूप में उत्तर देने के लिए उनके सामने ये मैं विवरण रख रहा हूं, जो कि बहुत प्रामाणिक और बहुत ही सूचनाप्रद है। जो द्विमासिक पत्रिकाएं थी उसमें 1946 में 449 मध्य प्रदेशस्य मंदसौरतः प्रकाश्यमाना मालव मयूरः पूर्व मासिकी पत्रिका आसीत्, अनंतरम द्वैमासिकत्वेन प्रकाशिता। मालव मयूर नाम की मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्रकाशित होने वाली 1946 से ये पत्रिका पहले मासिक थी, बाद में इसको द्विमासिक कर दिया गया और इसके संपादक अस्याः संपादकत्वं श्री रुद्रदेव त्रिपाठिना निरूह्यते स्म। संस्कृत के विद्वान श्री रुद्रदेव त्रिपाठी इसके संपादक रहे। 1950 उत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे फतेहगढ़स्य मकरंदनगरतः भारती विद्या इति द्वैमासिक्याः संस्कृत पत्रिकायाः प्रकाशनम स्वामिनः चिन्मयानंदस्य संपादकत्वे आरब्धम। स्वामी चिन्मयानंद जी के संपादकत्व में भारती विद्या नाम की द्वैमासिकी संस्कृत पत्रिका फतेहगढ़ के मकरंद नगर से प्रकाशित होना शुरू हुई। भारती विद्या इति पत्रिकायाः प्रकाशन वृत्तम मधुरवाणी इति पत्रिकायां लभ्यते। एक दूसरी पत्रिका है मधुरवाणी, उसमें भारती विद्या पत्रिका के बारे में हमको समाचार, वृत्त और संदर्भ मिलते हैं। अब आइए त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका। 51 उत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे मथुरायाः चातुर्वेद संस्कृत विद्यालयेन स्वतंत्र भारतस्य प्रथमा त्रैमासिकी विद्यालय पत्रिका संस्कृत भाषायाम आरब्धा। 1951 में मथुरा का एक विद्यालय है, चातुर्वेद संस्कृत विद्यालय, उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली त्रैमासिकी क्वार्टरली मैगजीन शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा विद्यालय पत्रिका। और पंडित पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदिनः संपादकत्वे प्रकाशमानायाः अस्याः पत्रिकायाः प्रकाशनम अनियतकालिकम आसीत्। जैसे कि संस्कृत पत्रिकाओं की स्थिति और उनके रिसोर्सेज, संसाधन, ये पत्रिका पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी के संपादकत्व में आरंभ हुई, प्रकाशित होती रही, लेकिन इसका प्रकाशन अनियत रहा, टाइमली नहीं था, नियत नहीं था, निश्चित नहीं था।
अपि च अस्यां विद्यालयस्य प्राध्यापकानां विद्यार्थिनां च रचनाः प्रकाश्यन्ते स्म। और इस विद्यालय पत्रिका में जो चातुर्वेद संस्कृत विद्यालय है, उस विद्यालय के जो टीचर्स प्राध्यापक थे, विद्यार्थी थे, उनकी रचनाएं प्रकाशित की जाती रही। 53 ऊनविंश शततमे वर्षे सी के रामन नाम्बियारस्य संपादकत्वे त्रिपुन्नुरा संस्कृत विद्यालय से समित्या श्री रविवर्म संस्कृत ग्रंथावली त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका त्रिपुरान्नुरातः आरब्धा। केरल में आज जबकि दैनिक संस्कृत न्यूज़पेपर ऑनलाइन संप्रति वार्ता कालडी से प्रकाशित हो रहा है, कोझिकोड से रसना नाम की मासिक पत्रिका वहां से प्रकाशित हो रही है, और बहुत सारी संस्थाएं और वैयक्तिक एनजीओज इसको बहुत सारे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। लेकिन 1953 में जो वहां का केरल के आप नाम जानते हैं नगरों के और शहरों के, तो त्रिपुरन्नुरा ये जगह है, वहां से सी के रामन नाम्बियार जी ने शुरू की और इस पत्रिका का नाम उन्होंने रखा श्री रविवर्म संस्कृत ग्रंथावली, और ये त्रैमासिक पत्रिका थी। अस्याम पत्रिकायाम अप्रकाशितानाम ग्रंथानाम, जो दुर्लभ ग्रंथ से प्रकाशित नहीं थे उनको वो प्रकाशित करते थे श्री रविवर्म संस्कृत ग्रंथावली में, और संस्कृत भाषाया तात्कालिक स्वरूप संबद्धानाम च लेखानाम, उस समय 1953 के बाद की अवधि में जो तात्कालिक संबद्ध लेख हुआ करते थे संस्कृत के बारे में, उसका प्रकाशन श्री सी के रामन नाम्बियार साहब इसमें करते रहे। अब आइए 1960 में षष्ठोत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे आचार्य द्विजेंद्रनाथ शास्त्रिणा संपादकत्वे मेरठतः संस्कृत प्रभा इति भारती प्रस्थानस्य त्रैमासिकी अनुसंधान पत्रिका आरब्धा, परं च पत्रिकायाः प्रकाशनं प्रथम वर्षे एव स्थगितम्। संस्कृत प्रभा नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका आचार्य द्विजेंद्रनाथ शास्त्री जी ने मेरठ से प्रकाशित की उन्होंने, और इसमें इस संस्कृत प्रभा नाम की पत्रिका में अनुसंधान पत्रिका थी ये, इसीलिए इसका प्रकाशन 1 वर्ष तक होता रहा, फिर बंद हो गया। 1960 में ही पूर्व राज्यपाल अनंत शयन अयंगार साहब महता प्रयासेन पाटलश्री इति त्रैमासिकी शोध पत्रिका पाटलिपुत्रतः आरब्धा। 1960 में अनंत शयन अयंगार जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भी रहे और राज्यपाल रहे, उन्होंने पाटलश्री नाम की पत्रिका, जो कि शोध पत्रिका थी, रिसर्च जर्नल जिसको हम बोलते हैं, पटना से पाटलिपुत्रतः आरब्धा, पटना से इसको शुरू किया। 1962 द्विषष्ट्युत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे एम वरदराजन पंतुलस्य संपादकत्वे चित्तूरस्य संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभया गैरवाणी संस्कृतस्य त्रैमासिक पत्रिका, इसका हम पहले संदर्भ दे चुके हैं, बाद में इसको मासिक कर दिया गया, लेकिन 1962 में एम वरदराजन पंतुल साहब ने इसको शुरू किया चित्तूर से, आंध्र प्रदेश से संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा के द्वारा, और इस त्रैमासिक पत्रिका को बाद में मासिक कर दिया गया है। अस्याम सभा विवरणानि आंध्र संस्कृत परीक्षा सूचना भाषणानि च प्रकाशन्ते, इस पत्रिका में आंध्र प्रदेश में होने वाली जो संस्कृत परीक्षाएं हैं उसकी सूचना, कुछ भाषण, लेख, सभा विवरण इत्यादि प्रकाशित किया जाता रहा। अनंतरम कवे रामकृष्णमाचार्य से संपादकत्वे एषा प्रकाश्यते, बाद में कवे रामकृष्णमाचार्य के संपादकत्व में प्रकाशित होते रही और इसको मासिक कर दिया गया। 1962 में ही द्विषष्ट्युत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे मध्य प्रदेशस्य सागर विश्वविद्यालयस्य सागरिका समित्या सागरिका इति त्रैमासिकी संस्कृत शोध पत्रिका आरब्धा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर सागर आप जानते हैं, वहां सागर विश्वविद्यालय है, वो भी आप परिचित है उससे। वहां 1962 में उनकी एक समिति है, सागरिका समिति बनाई है, उन्होंने सागरिका नाम की संस्कृत की त्रैमासिक क्वार्टरली मैगजीन, जो कि रिसर्च जर्नल था, शोध पत्रिका था, वो शुरू की। एषा प्रतिवर्षम जुलाई अक्टूबर जनवरी अप्रैल मासेषु प्रकाश्यते, प्रतिवर्ष जुलाई अक्टूबर जनवरी और अप्रैल में प्रकाशित की जाती रही। चूंकि ये समिति द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा इसको इसकी पृष्ठभूमि रही, उसको सहायता मिलती रही, तो इसका प्रकाशन नियत सुनिश्चित रहा। सांप्रतम यावत प्रकाशितासु सर्वास्वपि शोध पत्रिकासु सागरिका स्वीय वैदुष्य पूर्णानाम प्रौढ़ानाम
तर्क संगतानां च लेखानां संस्कृत मनीषिणां जीवन चरितानां नूतन साहित्यस्य च प्रकाशनार्थम सादरम स्मर्यते। सागरिका को संस्कृत समाज में और विद्वानों के समाज में कैसे आदरित और सम्मानित किया जाता है उसका विवरण कि अभी तक जितने भी शोध पत्रिकाएं रही, रिसर्च जर्नल रहे, उसमें सागरिका का स्थान विशेष है, क्योंकि इसमें वैदुष्यपूर्ण और प्रौढ़ और बड़े तर्कों के साथ और वैदुष्यपूर्ण लेखों के साथ प्रकाशन होता रहा। और संस्कृत जो मनीषी जितने हैं उनके जीवन चरित्र को प्रकाशित किया गया और नया नया जो साहित्य की रचना हो रही है उसका प्रकाशन हुआ है। इस कार्य के कारण इस सागरिका पत्रिका को बड़ा आदर दिया जा रहा है। और अस्याः पत्रिकायाः आद्यः संपादकः श्री रामजी उपाध्याय। डॉक्टर रामजी उपाध्याय संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान, लेखक, आदरणीय, और वे सागरिका के आद्य संपादक रहे, आरंभिक संपादक रहे, और बाद में आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी भारतीय मनीषायाः एतौ अद्भुतौ विद्वांसौ वर्तते। भारतीय मनीषा, भारतीय वाङ्मय के अद्भुत विद्वान आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी, श्री रामजी उपाध्याय जी, इन्होंने सागरिका को बाद में, रामजी उपाध्याय जी के बाद डॉक्टर आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी इसके संपादक रहे। और सागरिकायाः विशेषांकाः अतीव रोचका। सागरिका पत्रिका के जो जितने भी स्पेशल इश्यूज निकले वो बहुत रोचक है। गवेषणात्मकाश्च भवन्ति, और इसके अंक जिसमें बड़े रिसर्च पूर्ण जो शोध लेख है वो बहुत, जो बाकी के जितने रिसर्च स्टूडेंट है उसके लिए बड़े सहायक है। उपादान सामग्री युक्त ये अंक है। संस्कृत शोध छात्राणां कृते पत्रिकेशा सर्वथा पठनीया संग्रहणीया चास्ति। जो संस्कृत के रिसर्च स्टूडेंट है उनके लिए ये पत्रिका पठनीय है, संग्रहणीय है। और आगे चलते हैं। 1964 में चतुष्षष्ट्युत्तर ऊनविंशशततम वर्षतः संस्कृत सम्मेलनमिति बिहार राज्य संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य त्रैमासिकं मुखपत्रं प्रकाशितम्। संस्कृत सम्मेलन नाम की ये बिहार राज्य संस्कृत साहित्य सम्मेलन की पत्रिका 1964 में त्रैमासिक पत्रिका शुरू की गई। पत्रमेतत् पटना नगरस्य श्री राम निरंजन मुरारका संस्कृत महाविद्यालयात् प्रकाश्यते। पटना में विद्यालय है जिसका नाम है श्री राम निरंजन मुरारका संस्कृत महाविद्यालय, वहां से ये संस्कृत सम्मेलन आरंभ हुआ 1964 में। त्रैमासिक पत्र, पत्रेस्मिन् विविध विषय संबद्धाः लेखाः, शोध निबंधाः, कविताः, संस्कृत वार्ताश्च प्रकाश्यन्ते। अनन्तरम् अस्य सम्पादनं श्री चंद्रदीप शुक्लस्य संपादकत्वे विधीयते स्म। बाद के जो उनके अनुवर्ती संपादक रहे श्री चंद्रदीप शुक्ल। पत्रेस्मिन् अनेके विशेषांकाः अपि प्रकाशिता। संस्कृत सम्मेलन के बहुत सारे विशेषांक भी प्रकाशित हुए हैं। चतुष्षष्ट्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे प्रयागस्थया संस्कृत साहित्य परिषदा संगमनीति त्रैमासिकी शोध पत्रिका प्रकाशिता। इलाहाबाद, तीर्थराज प्रयाग हम कहें, वो क्यों पीछे रहे, बाकी सभी जगह से पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। 1964 में प्रयाग की जो संस्कृत साहित्य परिषद है उन्होंने संगमनी नाम की त्रैमासिक शोध पत्रिका, रिसर्च जर्नल शुरू किया। पत्रिकायाम अस्याम अप्रकाशितानां पांडुलिपिनां गवेषणात्मकानां लेखानां च प्रकाशनम जायते। ये जो अभी भी चल रही है ये पत्रिका, इसमें अप्रकाशित जो पांडुलिपियां हैं उसका प्रकाशन होता है, जो रिसर्च लेख है, आर्टिकल्स, उसका प्रकाशन किया जाता है। और डॉक्टर प्रभात शास्त्री संगमनी पत्रिकायाः प्रधान संपादको अवर्तत। डॉक्टर प्रभात शास्त्री संगमनी पत्रिका के प्रधान संपादक रहे। 1964 में ही भारतीय विद्या भवन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जिन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, के मुंशी जी ने भारतीय विद्या भवन के संरक्षण में संविद नाम के एक त्रैमासिक पत्रिका मुंबई से चतुष्षष्ट्युत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे प्रकाशिता शुरू हुई। संपादक रहे श्री जयंत कृष्ण हरिकृष्ण दवे। ये दो नाम है, श्री जयंत कृष्ण और हरि कृष्ण। ये सह संपादक के रूप में शंकर पुरोहित, सुरेश उपाध्याय, दो लोग सह संपादक थे।
श्री शंकर पुरोहित और सुरेश उपाध्याय, क्षमा करेंगे, श्री जयंत कृष्ण हरिकृष्ण दवे इसके संपादक थे और दो सह संपादक थे, शंकर पुरोहित और सुरेश उपाध्याय, ये दो सह संपादक रहे। इस पत्रिका में चित्रैः सुसज्जितायाम अस्याम पत्रिकायाम संपादकीयम प्रार्थना सुभाषितानि लघुरूपकाणि संस्कृत वार्ता पाठकानां प्रतिक्रिया लेखाश्च प्रकाश्यन्ते। भारतीय विद्या भवन का प्रकाशन अद्भुत है, हम सब उससे परिचित है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बंबई से संविद नाम की जो त्रैमासिक पत्रिका शुरू की, जिसके आरंभिक श्री जयंत कृष्ण हरिकृष्ण दवे मुख्य संपादक और शंकर पुरोहित और सुरेश उपाध्याय सह संपादक रहे। उसमें एडिटोरियल लिखा जाता है, प्रार्थना है, सुभाषित, लघु रूपक, संस्कृत न्यूज और पाठकों की प्रतिक्रिया और लेख प्रकाशित होते रहे हैं। 1964 में ही जबलपुर से हितकारिणी त्रैमासिक पत्रिका, अहमदाबाद से रितंभरम, गुजरात की पारड़ी नाम की जगह है, या पालड़ी कहिए, पारड़ी और पालड़ी, र की जगह ल भी प्रयुक्त होता है, अमृतलता, आगरा से संस्कृत स्रोतस्विनी, भोपाल से मालविका, कोलकाता सनातन धर्म शास्त्रम, दरभंगातः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से मनीषा। मैंने एक साथ इसको संक्षिप्त करने के लिए दिया कि 1964 में ही त्रैमासिक कई पत्रिकाएं देश के विभिन्न भागों से प्रकाशित होना शुरू हुई, जिसमें जबलपुर से हितकारिणी और अहमदाबाद गुजरात से रितंभरम और गुजरात के ही पारड़ी से अमृतलता, आगरा से संस्कृत स्रोतस्विनी, भोपाल से मालविका और कलकत्ता से सनातन धर्म शास्त्रम और दरभंगा से दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से मनीषा, ये त्रैमासिक पत्रिका, और जयपुर से उमेश शास्त्री ने संपादकत्व, जयपुर राजस्थान से श्री उमेश शास्त्री जी के संपादकत्व में संस्कृत सुधा, और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा उदयपुर से मधुमती चैत्यादय, मधुमती का संदर्भ पहले भी हमने दिया है, त्रैमासिक्यः संस्कृत पत्रिकाः प्रकाशिताः। इस तरह से साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, इतनी पत्रिकाओं का विवरण मैंने आपके सामने रखा, जो कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शुरू हुई है। अब मैं आपके सामने केवल जो रखना चाह रहा हूं कि एतासु, इन पत्रिकाओं में श्री गणेश राम शर्मणा संपादकत्व, श्री गणेश राम शर्मा जी के संपादकत्व में जो मधुमती नाम की पत्रिका थी, उसका केवल एक ही अंक श्री गणेश राम शर्मा जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ है। और अमृतलता थी जो नाम की पत्रिका थी, पूर्वम मासिक पत्रिका आसीत, पहले मासिक पत्रिका थी, ऐसा कुछ लोग स्वीकार करते, बाद में इसको त्रैमासिक कर दिया गया। और संस्कृत सुधा नाम की एक और पत्रिका, जिसके प्रधान संपादक श्री योधराज सारस्वत थे, वर्षत्रये अस्याः 8 अंकाः एव प्रकाशिता। जितना मेरे पास विवरण था उसको मैंने देने का प्रयास किया है कि संस्कृत सुधा नाम की जो त्रैमासिक पत्रिका थी, वो 3 साल में उसके 8 अंक कुल मिलाकर प्रकाशित हुए हैं, ऐसा विवरण हमको मिलता है। 1947 से 1970 सप्तचत्वारिंशत् उत्तर ऊनविंशशत वर्षतः सप्तत्युत्तर ऊनविंशशततम वर्षम यावत अधिगत सूचनानुसारेण, जितनी हमको सूचना मिले है उस आधार पर 1947 से 1970 तक न काचिदपि चातुर्मासिक की संस्कृत पत्रिका प्रकाशिता, जो 4 महीनों में प्रकाशित होने वाली चातुर्मासिक की कोई संस्कृत पत्रिका नहीं हुई है। अतः सांप्रतम षाण्मासिका नाम पत्राणाम विवरणम। इसलिए अब हम आते हैं कि हाफ ईयरली कौन कौन सी पत्रिकाएं रही है। इदम विशेषेण अवलोक्यते यत् याः काश्चन षाण्मासिक्यः संस्कृत पत्रिकाः प्रकाशिताः ताः सर्वाः स्वतंत्र भारते एव आरब्धा। जो हाफ ईयरली षाण्मासिक पत्रिकाएं, संस्कृत पत्रिकाएं शुरू हुई है, वो केवल स्वतंत्र भारत में शुरू हुई है, उससे पहले कभी कोई प्रकाशित नहीं हुई है। और उन पत्रिकाओं में जो मुख्य है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। 1959 में नई दिल्ली से साहित्य अकादमी ने संस्कृत प्रतिभा नाम की षाण्मासिक की शोध पत्रिका शुरू की। साहित्य अकादमी आप जानते हैं पूरे देश में काम कर रही है, प्रत्येक भाषा में अब तो बहुत इसका विस्तार हो गया है।
1959 में इन्होंने संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका शुरू की। अस्याः पत्रिकायाः आद्य संपादकः डॉक्टर वी राघवन अवर्तत। डॉक्टर वी राघवन खूब प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान, वो इसके प्रथम संपादक रहे। विशुद्ध संस्कृतस्य अर्वाचीन प्रकाशनेन संयुतायाः अस्याः पत्रिकायाः प्रथम भागे संपादकीयं, द्वितीय भागे अर्वाचीन खंडकाव्यानि, तृतीय भागे गद्य प्रबंधा, चतुर्थ भागे रूपकाणि, पंचमे भागे च अनुवादाः प्रकाशन्ते स्म। ये चूंकि हाफ ईयरली मैगजीन थी, 5 भागों में विभाजित थी, तो इसके पहले भाग में संपादकीय हुआ करता, द्वितीय भाग में जो खंड काव्य नए नए अर्वाचीन है उनका प्रकाशन होता, तृतीय भाग में गद्य प्रबंध माने प्रोज में लिखी हुई कथा कहानियां साहित्य इसका प्रकाशन होता, चतुर्थ भाग में रूपक वन एक्ट प्ले या नए नए जो नाटक लघु नाटक थे उसका प्रकाशन होता, और 5वें भाग में अनुवाद प्रकाशित किया जाता रहा। अंतिमे पृष्ठे, जो अंतिम पृष्ठ हुआ करता था संस्कृत प्रतिभा का, उसमें विभिन्न लेखकों का जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें होता था अंक में, उनका परिचय दिया जाता था। पत्रिकायाः संपादकाः मूर्धन्य विद्वांसो भवन्ति स्म। इस संस्कृत प्रतिभा जो कि हाफ ईयरली मैगजीन षाण्मासिक पत्रिका साहित्य अकेडमी ने शुरू की 1959 में, उसके संपादक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। ये आपके सामने संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका, जिसको कि नंद किशोर जी ने हमको भेजी है, जिनको मैंने पहले ही साधुवाद दिया है। उन्होंने बहुत सारे अंक मुझे ईमेल से भेजे हैं हमारे इस व्याख्यान को सुनने देखने के बाद यूट्यूब पर, और ये पत्रिका जिसके कुछ मैंने थोड़ा सा संक्षेप में विवरण आपके सामने रखा है। ये आरंभ का चित्र आप देखिए। इसके बाद ये हम नंद किशोर जी को धन्यवाद दोबारा दे रहे हैं। संस्कृत प्रतिभा, पहले ऊपर लोगो है साहित्य अकेडमी का, नीचे देवनागरी में, नीचे रोमन में संस्कृत प्रतिभा। अब अष्टमः उन्मेषः द्वितीयो विलासः 1970 में जो प्रकाशित हुआ है उसका ये अंक है, जिसका आपके सामने मैं विजुअली दिखा रहा हूं। साहित्य अकेडमी नवदेहली, और ये विवरण दिया है संस्कृत प्रतिभा हाफ ईयरली जर्नल, एडिटर डॉक्टर वी राघवन, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹6 रुपया इसका मूल्य हुआ करता था, और इंक्लूसिव ऑफ पोस्टेज सिंगल कॉपी ₹3, क्योंकि 2 अंक छपते थे साल में, तो 1 अंक का ₹3, इंक्लूसिव ऑल पोस्टेज। सेंड योर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू द एडिटर, send your subscription and advertisement to the secretary साहित्य अकेडमी, रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली। ये विवरण आपके सामने है। इसमें कुछ विज्ञापन प्रकाशित होते थे, उन विज्ञापनों का जो टैरिफ है, विवरण है, इनसाइड फुल पेज का ₹100, इनसाइड हाफ पेज का ₹50, थर्ड कवर पेज है उसका ₹150, फोर्थ कवर पेज का ₹200। इस तरह से बुक्स जो है उसका मूल्य दिया हुआ है कि उसका विज्ञापन है तो उसके लिए इतना। और आगे मैकेनिकल डाटा, साइज डेमी, ये आपके सामने है, प्रिंट एरिया, लाइन मेजर, एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय डॉक्टर वी राघवन फॉर साहित्य अकेडमी, 35 एड्रेस दिया हुआ है, श्री कृष्णापुरम स्ट्रीट, रॉयल पेट, मद्रास, एंड प्रिंटेड एट द MLG प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास। मद्रास से छपती थी, साहित्य अकेडमी का कार्यालय दिल्ली में है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। राघवन साहब मद्रास में थे, तो वहाँ प्रिंट होने की वजह से, मुद्रित होने की वजह से वहाँ का ये पत्र संकेत। संस्कृत प्रतिभा, अब मैं कुछ इसमें जो छपा है संक्षेप में आपके सामने, सभी पत्रिकाओं तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जो छात्र हैं वो इसको साहित्य अकेडमी में जाके प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेरे पास है वो उसका विवरण मैं आपको दे रहा हूं। संस्कृत प्रतिभा अष्टमः उन्मेषः द्वितीयो विलासः साहित्य अकादमी नवदिल्ली, विषयानुक्रमणिका, संपादकीयम, उसके बाद लेख, संपादकीयम में महात्मा गांधी का उन्होंने उल्लेख किया है। खंड काव्यानि, इसमें जो खंड काव्य प्रकाशित हुआ है अन्यापदेशा नाम का डॉक्टर वे राघवन का ही है। प्रातः पंचकम ब च छापोत्कटः लेखक का नाम है, विद्वान का। विरह गीति ही, प्रियव्रत शर्मा जी की विरह गीति कविता दी गई है। प्रवर्तताम भारत भाग्य चक्रम, विघ्नेश्वर शर्मा जी का ये लेख है, काव्य है। राधायाः पत्रम कृष्णम प्रति, रामचंद्र मिश्र संस्कृत के विद्वान है, उन्होंने राधा का
पत्र कृष्ण के प्रति जो लिखा गया संस्कृत में, उसका प्रकाशन 21वें पेज पे किया गया है। वांछसी बंधो प्रेम यदि त्वम, ये कविता है हरिश्चंद्र रेणुपुराकर की। कालह क्रीडति, M.N. जोशी जी ने कालह क्रीडति नाम का जो मतलब लेख दिया है। पितामह पदम धन्यम अविकाणे, विद्वान का लेख। सौंदर्य समीक्षणम TG सिद्धप्पाराध्य और कवि दुर्गादास गोस्वामी। ये 10 संपादकीय से पूर्व खंड काव्य है, ये सब पद्य है, खंड काव्य है। छोटे जैसे मेघदूतम खंड काव्य महाकवि कालिदास का, इस तरह से ये खंड काव्य जो 10 संख्या है, पहले खंड काव्य, उसके बाद गद्य बंध माने प्रोज निबंध या कविता कहानियां। नमे कर्म विकुरुते, स्वामीनाथ आत्रेय का ये प्रोज है। उसके बाद रूपक है 2, महती विचित्रता दी म पांड्य की और मेघोदया PS सुब्बराम भट्ट साहब की, ये 2 रूपक है। और अनुवाद जो कार्य है मनोबोधा विश्वनाथ केशव छत्रे का, शिबिका कालूरी हनुमंतराव का, 16वें पर मधु संचया शैलेंद्रनाथ सिद्धनाथ पाठक जी का, और मधुशाला नाम का जो लेख है अनुवाद कार्य किया मधुशाला। श्री बच्चन जी की सुप्रसिद्ध दीर्घ कविता मधुशाला आप जानते हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद किया है माधव देशपांडे साहब ने, जो 1970 की इस पत्रिका में छपा है। अब कुछ पुस्तकों का निकषोपलाह, जो प्रकाशित होने वाली पुस्तक है उसका विवरण दिया गया। 1-2 पुस्तक का नाम देके मैं आगे बढ़ूंगा। वैदिक व्याकरणम जो प्रकाशित हुआ होगा डॉक्टर राम गोपाल जी के द्वारा। विवाह मंत्रार्था श्री रामनाथ दीक्षित जी की यह पुस्तक है। व्यास सुभाषित संग्रह श्री स्टैंड बाण नाम है। श्री मद्भागवत महिमा श्री जयत तीर्थाचार्य, दिव्यसुरी आलवार चरितानी श्री जग्गू वेंकटाचार्य। आप देख लेंगे इसको, जैसे इसको आप YouTube पर देखते हैं आराम से, पूरा विवरण आपके सामने है। और इसके बाद दूसरे पेज पर भी ये डिटेल में सारा दिया है। पाटल श्री पाटना शारदा, ये सब पत्रिकाएं हैं, उनका उन्होंने विवरण दिया है इसमें कि किस तरह से मागधम गांधी दर्शनम आरा, शारदा पत्रिका पूना, पाटल श्री पटना, नेहरू चरितम ब्रह्मानंद शुक्ल, उपदेशामृतम, इस तरह से वाराणसी से प्राची, वाराणसी से प्रतिभा और सुरभारती, ब्रह्मानंद शुक्ल, और ये सारा विवरण आपके सामने है। गांधी जी का फोटो इस पत्रिका में इस तरह से दिया गया है और उन पर जो लेख लिखा गया है। महात्मा गांधी यंग इंडिया प्रकाशित करते रहे, उनकी पत्रिका महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी स्वयं बड़े अच्छे पत्रकार रहे। हरिजन नाम की भी उनकी एक पत्रिका थी और यंग इंडिया नाम की भी पत्रिका थी। यंग इंडिया में 1927 में 18 जुलाई को जो वो लिखते हैं उसको हिंदी संस्कृत में अनुदित करके राघवन साहब लिखते हैं, जो इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है संस्कृत प्रतिभा में। एकेकैन हिंदुना बालेन बालिकया वा संस्कृत ज्ञानम संपादयितव्यम। भारत के प्रत्येक बालक और बालिका को संस्कृत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एकैकस्य हिंदोः संस्कृते तावत् ज्ञानम भवितुम अर्हति यावता सह प्राप्ते काले तया भाषया स्वाशयम आविष्कर्तुम शक्नुयात्। एक एक, यह हिंदू शब्द बार बार आए, मतलब भारतीय, इस देश का रहने वाला व्यक्ति, एक एक भारतीय को संस्कृत का उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए जिससे कि समय आने पर इस भाषा के द्वारा अपना आशय, अपना विचार, अपना भाव कह सके। स्वाशयम आविष्कर्तुम शक्नुयात्, अपनी बात कह सके संस्कृत में, उतना तो कम से कम संस्कृत का ज्ञान प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी ने 1927 में 18 जुलाई को जो यंग इंडिया में लिखा था उसका अनुवाद करके डॉक्टर वी राघवन में इसने दिया है। इसी तरह से 1927 में दिसंबर 15 को यंग इंडिया में जो लिखा था महात्मा गांधी ने, उसकी 2 पंक्ति और दी हैं डॉक्टर राघवन ने। हिंदोर यस्य कस्यापि विद्याधिगमः, इस भारत देश निवासी जो हिंदू लोग हैं, जो भारतीय सनातन धर्मावलंबी कह सकते हैं, जो इस भारतीय लोग हैं, यस्य कस्यापि विद्याधिगमः, जिस किसी भी विद्या के ज्ञान का तावता असंपूर्ण है, कोई भी किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में एक बहुत बड़ा विद्वान और एक्सपर्ट और निष्णात हो जाए, लेकिन उसका वो ज्ञान असंपूर्ण है, अपर्याप्त है, तब तक
मन्ये यावता न स प्राप्नोति कियदपि संस्कृत ज्ञानम। यदि उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है थोड़ा सा भी, तो उसका अपनी अपनी शाखा में, अपनी ब्रांच में, अपने विभाग में वो ज्ञान उसका अपूर्ण ही माना जाएगा अगर उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से यंग इंडिया की ये पंक्तियां डॉक्टर राघवन ने संस्कृत प्रतिभा जो ये अंक मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें प्रकाशित की है। एक और मैं आपके सामने रखूं, हिंदोर यस्य कस्यापि विद्याधिगमः तावता संपूर्ण एवेति मन्ये यावता न स प्राप्नोति कियदपि संस्कृत ज्ञानम समीचीन प्रकारेण विद्याधिगम क्रमे यावत् कार्यं कारी तावत् संस्कृत ज्ञानाधिगमनेन च भाव्यम। श्री विवेकानंदेन संस्कृते कापि महती शक्ति दृष्टा तस्यां शक्त्यां अहमपि श्रद्धे। संस्कृत ज्ञान द्वारा भूयसी नामेव भारतीय भाषाणां दाक्षिणात्य भाषा अनपहाय ज्ञानार्थम कापि मूलभूता कुंचिका समर्प्यते। ये 1933 और 22 अप्रैल को जो यंग इंडिया प्रकाशित हुआ उसका संदर्भ देते हुए उसका अनुवाद करके डॉक्टर राघवन ने इसमें दिया हुआ है कि अच्छी प्रकार से भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट और जो विद्यार्थी शोधार्थी प्रयास करते हैं, कार्यकारी तावत संस्कृत ज्ञानाधिगमेन च भाव्यं, तो संस्कृत के प्रति संस्कृत का ज्ञान भी उनको प्राप्त करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय में कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई ताकत का अनुभव किया, वो उस ताकत को मैं भी अनुभव करता हूं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, इसलिए मैं इसमें श्रद्धा और विश्वास रखता हूं। संस्कृत ज्ञान द्वारा भूयसी नाम एवं भारतीय भाषाणाम दाक्षिणात्य भाषा अनपहाय ज्ञान, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण की भाषा और खास करके तमिल के बारे में विद्वानों का अपना अपना कहना है, लेकिन महात्मा गांधी का कहना है कि नहीं, दक्षिण भारतीय भाषाएं और बाकी तमाम भाषाओं के लिए ज्ञानार्थम, उसके ज्ञान के लिए भी मूलभूत कुंचिका की जो है चाबी वो संस्कृत ही है, और इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। और संस्कृत के लिए जब बात कही जाती है तो हमारी अपनी अपनी मातृभाषाओं को भी अच्छी तरह से समझने, बोलने और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि विज्ञान है संस्कृत का, जिसमें स्वर व्यंजन की बात आती है, तो जो भी बोलियां हैं जो हम बोलते हैं, वो अवधी हो, व्रज हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, काठियावाड़ी हो, कोई भी भाषा हो जो लोक भाषा है, उसके भी ज्ञान के लिए और उसको अच्छी तरह से पढ़ने लिखने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। तो साहित्यिक भाषाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी ने स्वामी विवेकानंद जी का संदर्भ देते हुए अपनी बात कही है, उसको डॉक्टर वी राघवन ने संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया है। मेरा कहने का आशय केवल इतना ही है कि ये सनातन परंपरा है, गंगा के प्रवाह की तरह, वायु की लहरी की तरह, सूर्य की तरह, जो हम सबको प्रेरणा देती रहे। इन महापुरुषों ने काम किया है बिना किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, भौगोलिक सीमा विशेष के, पूरे विश्व के लिए जो लाभप्रद चीज है। सूर्य सबका है, सूर्य की रोशनी सबके लिए है। इस तरह से इस भाषा, इस विज्ञान से जो लाभ होने वाला है वो सबके लिए है। योग सबके लिए है, आयुर्वेद सबके लिए है, वैदिक ज्ञान सबके लिए है। इस तरह से संस्कृत पत्रिका भी, पत्रकारिता भी सबके लिए है, लाभप्रद हो। इतना कहकर मैं अपनी बात पूरा करता हूं आज के इस व्याख्यान में, और अग्रिम व्याख्यान, कल के व्याख्यान में मैं इस प्रकरण को समेटूंगा, आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता जो कि मास मीडिया में, सोशल मीडिया में किस तरह से अब हो रही है और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। ये कहते हुए मैं इस श्रृंखला को कल संपन्न करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर को, जिस तरह से उन्होंने संस्कृत पत्रकारिता पर व्याख्यान दिया और कहीं ना कहीं हमें प्रेरित किया कि हम अपनी इस मूलभूत भाषा को, जिसने अन्य भाषाओं की उत्पत्ति में एक सार्थक सृजनता दिखाई है, हम इसको समझें, इसको पढ़ें और इसका आगे प्रचार प्रसार करें। और जैसा कि डॉक्टर बलदेव आनंद सागर ने खुद कहा है कि कल के लेक्चर के माध्यम से हम और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे संस्कृत पत्रकारिता के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में। साथ ही साथ मैं कल डॉक्टर बलदेव आनंद सागर से ये भी चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कौन कौन से विद्यालय हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं और संस्कृत पत्रकारिता पढ़ सकते हैं। ये हम कल के लेक्चर में आपसे जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।